हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं अक्षय सिंह कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अगर लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा हमारे चैनल पर पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत है 7वां एडिशन, उसकी सीरीज़ चल रही है। उसमें हम प्रेसिडेंट का चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट हम पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने प्रेसिडेंट की अर्हताएँ क्या होती हैं, उसका वीटो वो उसका जो क्या चलता है उसके ऊपर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर जो उस पर इम्पीचमेंट चलता है वो हमने कवर कर लिया है। सेकंड पार्ट में उसकी शक्तियाँ जितनी भी हैं, कूटनीतिक हो गई, राजनयिक हो गई, सैन्य और साथ ही जो न्यायिक शक्ति है, विधायी शक्ति है, कार्यपालिका जो उसकी शक्ति है, इन सारी चीज़ों को हम पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में जो हम देखेंगे, प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है उसको अच्छे से देखेंगे, और क्षमादान करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, उसको भी अच्छे से कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। साथ ही राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति भी देखेंगे आज के लेक्चर में। तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको 100% हल करने की स्थिति में रहेंगे। तो ये बुक आपको पता ही होगा कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए बुक। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर। इसमें पार्ट 3 में जो देखेंगे, क्या वीटो पावर हो गई, उसकी संवैधानिक स्थिति हो गई। साथ ही अगर आपको कोई तैयारी से रिलेटेड दिक्कत आती है तो ये देख सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है आपको तैयारी से रिलेटेड, और लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है, और इन सब का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाता है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को हमारे। तो स्टार्ट करेंगे आज का हम चैप्टर। कौन सा? हमारा राष्ट्रपति का जो होगा पार्ट नंबर 3, और आज ये राष्ट्रपति का जो चैप्टर है पूरा हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति का चैप्टर। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, इनको हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक सामान्य चीज़ों में समझना चाहें राष्ट्रपति के बारे में तो वो भी हमने अच्छे से देख लिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। अर्हता, शपथ, शर्तें जो हो जाती हैं, और साथ ही महाभियोग की प्रक्रिया जो है, पदावधि, रिक्तता जो होती है, इनको भी कवर कर लिया। शक्तियाँ जितने प्रकार की थी, कार्यकारी ले लीजिए, जितनी शक्तियाँ लिखी हैं सारी चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, अच्छे से 1 बाय 1। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसको देखेंगे आज अच्छे से। तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वो अनुच्छेद कौन से में? तो 1, 2, 3 ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3 आर्टिकल 123 जो है हमारा संविधान का अनुच्छेद, उसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी करता है? अगर सामान्य भाषा में समझें, या तो संसद के दोनों सत्र ना चल रहे हों, या संसद का कोई भी एक अगर सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है हमारा। और साथ ही आपको ये भी पता होगा, अगर राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसकी जो शक्ति होती है, अध्यादेश की जो सीमा होती है, वो जैसे जो संसद द्वारा पारित कोई कानून होता है उसी के बराबर होती है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर कोई संसद का सत्र चालू हो जाता है अध्यादेश जारी करने के बाद, दोनों सत्र का स्टार्ट होते हैं संसद के, तो 6 हफ्ता तक की उसकी समय सीमा रहती है। अगर उसको 6 हफ्ता के अंतर्गत हमने पारित नहीं कराया दोनों सदनों से, तो वो अध्यादेश स्वतः निलंबित हो जाता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसी को पढ़ेंगे हम, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 123 ध्यान रखना है आपको। और राष्ट्रपति कब इसको जारी करता है? जब संसद का 17वां की अवधि में अध्यादेश जारी किया जाता है। एक चीज़ और बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो, कि जो 17वां है सदन का, वो कौन करता है, तो इसको बताइएगा। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है? जब सदन का 17वां हो गया हो तभी अध्यादेश जारी कर सकता है। और इन अध्यादेशों का प्रभाव क्या होता है? प्रभाव जो वह शक्ति जो होती है अध्यादेश की, वो संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती है, परंतु ये प्रकृति में कैसे होते हैं? अल्पकालीन होते हैं। मतलब जब तक संसद का सत्र नहीं चल रहा तब तक अध्यादेश हमारा प्रभावी रहेगा, लेकिन जब अगर संसद का सत्र स्टार्ट हो गए दोनों लोकसभा राज्यसभा के, तो इसको पारित कराना पड़ता है हमें 6 हफ्ता के भीतर, तभी इसकी मान्यता होती है, अन्यथा स्वतः निलंबित हो जाता है हमारा अध्यादेश जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। इसको भी देख लीजिएगा। और इस लेक्चर में देखेंगे अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति राज्यपाल और जो प्रेसिडेंट की है, इनमें भी कंपेयर करके देखेंगे आगे। तो यही चीज़ इसमें दी है, देख लीजिएगा, अल्पकालीन होता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति जो है एक प्रकार की विधायी शक्ति, आपको पता होगा जब हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य पढ़े थे तो शक्तियों कई प्रकार से डिवाइड की गई थी। राष्ट्रपति की विधायी हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायिक शक्ति हो गई, सैन्य शक्ति हो गई, इस हिसाब से डिवाइड किया गया था। जो उसमें विधायी शक्ति है उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है हमारा, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करता है वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। इसको पॉइंट आउट नोट कर लीजिएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? तो विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। साथ ही यह शक्ति क्या है? उसे अप्रत्याशित और अविलंबनीय मामलों में निपटने हेतु दी गई है, परंतु इस शक्ति के प्रयोग निम्नलिखित 4 सीमाएं हैं। जो और राष्ट्रपति जो शक्ति का प्रयोग करता है उसकी कुछ सीमाएं दी गई हैं, देख लेते कौन कौन सी सीमाएं। पहली सीमा क्या है राष्ट्रपति की?
यह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब क्या हो, संसद के दोनों सदन अथवा दोनों में से कोई भी एक सदन ना चल रहा हो, तभी अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद के केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो, मतलब या तो दोनों ना चल रहे हो या दोनों में से एक ना चल रहा हो, तभी जारी करा जाता है अध्यादेश। अगर दोनों चल रहे हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश उस समय में मतलब जारी नहीं कर सकता, अध्यादेश की शक्ति यूज़ नहीं कर सकता अपनी। तो ये लिखा है इसमें, देखते हैं। केवल एक सदन चल रहा हो तभी अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि कोई भी विधेयक क्या होता है, दोनों सदनों में पारित किया जाना आवश्यक होता है, ना कि केवल एक सदन में। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय जारी अध्यादेश क्या होता है, अमान्य होता है। तो यही चीज़ हमने बताई। आगे क्या दिया है, इस प्रकार राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है, क्या राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका के समानांतर है? तो नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि विधायिका जब दोनों सत्र चल रहे होंगे तब राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है हमारा। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा इस पर। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसकी दूसरी सीमा क्या है। पहली सीमा देख ली क्या, कि या तो दोनों सदन में एक सदन ना चल रहा हो या दोनों ना चल रहे हो तभी अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। और जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो क्या है, संसद की शक्ति के समानांतर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ देख ली हमने पहले में। दूसरी सीमा, तो दूसरे प्रकार की सीमाएं देख लेते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसमें दूसरी सीमा क्या है। पहली हमने देख ली, दूसरी देखते हैं। दूसरी जो सीमा है क्या है, कि केवल तभी जारी कर सकता है अध्यादेश राष्ट्रपति जब वह इस बात से संतुष्ट हो। कौन सी बात से संतुष्ट हो, कि मौजूदा परिस्थिति में ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यक है। तो मतलब क्या, पहली सीमा देख ली, दूसरी में क्या है, दूसरी सीमा वो कभी तभी अध्यादेश जारी कर सकता है कि जब उसको लगे कि हाँ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है और संसद का सत्र उस समय ना चल रहा हो, या तो दोनों या एक सत्र ना चल रहा हो और उसको तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता लगती है किसी कानून की, तो अध्यादेश जारी कर सकता है उस परिस्थिति में। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या। एक कूपर केस हुआ था 1970 में, ध्यान रखिएगा इसको, कीवर्ड ध्यान में रखिएगा, इसको मैं बता रहा हूँ। अगर कहीं पॉइंट आउट नोट करते हैं आप चीज़ों को तो वहाँ नोट कर लीजिएगा, अध्यादेश जारी की शक्ति करने के संदर्भ में कूपर केस और 1970 डाल लीजिएगा। इसके कीवर्ड बता देता हूँ क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें कहा था क्या है, राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के निर्णय पर न्यायालय इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है। न्यायालय में किस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति में, कि राष्ट्रपति के विचार पूर्वक संसद के एक सदन अथवा दोनों सदनों को कुछ समय के लिए स्थगित कर विवादास्पद विषय में अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। मतलब क्या, कूपर केस में क्या था कि अगर संसद का सत्र चल रहा हो और राष्ट्रपति ऐसा करता है कि किसी संसद के सत्र को स्थगित करके क्या करता है, एक अध्यादेश जारी कर सकता है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति के सद्भाव पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है और उसको सुप्रीम कोर्ट पे क्या चुनौती भी दी जा सकती है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, संसद को नज़रअंदाज किया है और जिससे क्या होता है, संसद के प्राधिकार की परिवर्तना हुई है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 38वें संविधान संशोधन 1975 में कहा गया था क्या, कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और मान्य होगी और न्यायिक समीक्षा से परे होगी। तो कूपर केस जो 1970 में हुआ था उसमें राष्ट्रपति ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। फिर एक 38वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, 70 के बाद। तो उसमें क्या बताया गया था कि जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, वो न्यायिक समीक्षा से परे होगी। मतलब क्या, राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। तो ये किसमें कहा था, तो ये 1970 में पहले कूपर केस में कहा था कि क्या हो सकता है कि उसकी जो न्यायिक समीक्षा है वो की जा सकती। लेकिन 38वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, उसमें क्या लिख दिया जाता है कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, नहीं की जा सकती। 38वें संविधान संशोधन में ये लिख दिया गया था। फिर क्या 44वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा उपबंध कर दिया जाता है। और ये जो उपबंध किया गया था क्या, कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। फिर 44वां संविधान संशोधन आता है, उसमें ये जो प्रोविज़न किया गया था क्या, कि उसका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब वर्तमान स्थिति क्या है कि राष्ट्रपति अगर कोई अध्यादेश जारी करता है ऐसा कि अगर वो सदन चल रहा हो उसको स्थगित करता है और उस दौरान अध्यादेश जारी कर देता है, तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अगर असद्भाव के मामले में राष्ट्रपति के। तो इस प्रकार क्या है, अतः राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। तो वर्तमान स्थिति ध्यान रखिएगा, क्या राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति में। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको बताया गया था। ठीक, तीसरे प्रकार की क्या सीमा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति में, सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति जो होती है केवल समयावधि को छोड़कर संसद के कानून बनाने की शक्तियों के संविस्तीर्ण होती है। ठीक है, इसकी दो विशेषताएं। तो मतलब अगर समयावधि को केवल हटा दें, जो राष्ट्रपति की समयावधि होती है अध्यादेश जारी करने की, अगर सत्र चालू हो जाता है तो 6 सप्ताह के लिए वो मान्य रहता है, अन्यथा वो निलंबित हो जाता है। तो इसको अगर छोड़ दिया जाए
उसके उसके अलावा जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो संसद के कानून बनाने की शक्ति के समान है। ठीक है, यही लिखा है इसमें। दो विशेषताएं अध्यादेश जारी करने की शक्ति की। क्या? पहला, अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है, और दूसरा, अध्यादेश वही संवैधानिक सीमाएं होती है अध्यादेश की जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है। अतः एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण और उसकी छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो जैसे संसद मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती, वैसे राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी किसी मौलिक अधिकार का छीन नहीं सकती, ना ही उसको कम कर सकती है। यही बता रहा है इसमें। ठीक है, तीसरी जो लिखी है। चौथी में क्या है, ये क्लियर है ना यहाँ तक? तीसरी 3 तक की चीज़ें क्लियर हैं। चौथी देख लेते हैं। चौथे में क्या है, संसद सत्रवासान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश जो होगा संसद की पुनः बैठक पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगर संसद का सत्रवासान हो रखा है, उस समय राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है, और जब संसद पुनः बैठेगी दोबारा, तो उस समय क्या होगा, जो अध्यादेश जारी किया जाएगा उसको दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो ये लिखा है। आगे क्या, यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि इस पर संसद कोई कार्यवाही नहीं करती तो संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह के पश्चात क्या होगा, अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यहाँ संसद से ध्यान रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों को ऐड करके चलिएगा। आपको पता ही होगा, एक भी सदन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के अध्यादेश उस समय लागू रहता है। ठीक है, तो यही लिखा है। संसद की दोबारा बैठक पर 6 सप्ताह के पश्चात क्या होता है, अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका निर्मोदन कर दिया जाता है तो यह निर्धारित सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है। और अगर तो संसद के समक्ष रखा जाता है, देखिए सामान्य परिस्थिति क्या है, अगर अध्यादेश जारी किया गया, संसद के सत्र चालू हो गया उसके बाद दोनों, ठीक है, और उसके 6 सप्ताह के भीतर अगर इसको पास करा दिया गया तो ये कानून बन जाएगा। नहीं पास कराया गया तो 6 सप्ताह के भीतर अगर 6 सप्ताह के भीतर क्या होगा, ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और 6 सप्ताह होने से पहले अगर अगर 6 सप्ताह भी नहीं हुए हैं और संसद के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया और संसद इसको निर्मोदित कर देता है, मतलब इसको पास नहीं करता है, तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा 6 सप्ताह की अवधि के पहले। यही इस पर लिखा है। यदि संसद के दोनों सदनों को अलग अलग विधि में पुनः बैठक के लिए बुलाया जाता है तो 6 सप्ताह के बाद वाली तिथि गिनी जाएगी। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए पहला सदन ये चल रहा है, ये स्टार्ट हुआ जनवरी में और दूसरा स्टार्ट हुआ मार्च में, तो ठीक है, ये मार्च की अवधि से 6 सप्ताह गिना जाएगा जब दूसरे सदन की बैठक स्टार्ट हो जाएगी। मतलब दोनों सदन जब साथ साथ चलेंगे तब जो दूसरा की जब स्टार्ट होगा तो उसी से 6 सप्ताह की अवधि जोड़ी जाती है। तो यही लिखा है इसमें। इसका अर्थ है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी, 6 महीने होगी। मतलब क्या, 6 महीने होगी। समानता क्या होता है, 3 बैठकें होती हैं हमारे सदन की, और उस वर्ष में 2 बार, मतलब 3 सदन की बैठकें होती हैं, लेकिन इसको 2 भी की जा सकती हैं। तो मतलब 6 महीने की अवधि का गैप होता है। अगर 2 बैठकें होती हैं साल भर में तो उन दोनों के बीच जो गैप होता है वो 6 महीने की अवधि का होता है। तो मतलब 6 महीने की अवधि तक अगर कोई संसद का सत्र ना चले तो अध्यादेश 6 महीने तक जारी रहेगा। यही इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अधिकतम अवधि संसद ये अध्यादेश की कितनी होती है, तो 6 महीने होती है। और अगर सत्र चालू हो गया और 6 सप्ताह होती है उस मामले में, तो अधिकतम 6 और न्यूनतम 6 सप्ताह होती है। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और संसद की मंजूरी ना मिलने की स्थिति में 6 हफ्तों की होती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो 6 महीने की होती है। यही आगे लिखा है इसमें। यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य जितने भी होंगे वो वैध होंगे। तो अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है और उसके तहत अगर कोई कार्य किए जाते हैं और संसद का सत्र चालू होने से पहले जो अध्यादेश है वो समाप्त हो जाता है, तो जितने भी उसके द्वारा कार्य किए गए वो सारे के सारे वाइड होंगे, मतलब वाइड कर रहा हूँ मैंने, वैलिड होंगे। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट नोट आउट कर लीजिएगा। क्या, राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी अध्यादेश जारी करने के दौरान कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे वैध होते हैं। ठीक है, चाहे वो अध्यादेश समाप्ति ही क्यों ना हो जाए। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है और राष्ट्रपति ही वापस लेता है। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। जारी भी राष्ट्रपति करता है, अध्यादेश वापस भी राष्ट्रपति ही लेता है। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है। वह किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वापस लेता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, क्या, जो अध्यादेश की शक्ति है राष्ट्रपति की, वो एक स्वाविवेक की शक्ति नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो स्वाविवेक की शक्ति नहीं है राष्ट्रपति की, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली। ठीक, इसको पॉइंट करिए, नोट आउट कर लीजिएगा, क्लियर रखिएगा दिमाग में एकदम से। क्या, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, वो क्या, उसकी स्वाविवेक की शक्ति नहीं है। और वो किसकी सलाह पर करता है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये अध्यादेश जारी होता है और उसको वापस भी उसी आधार पर लिया जाता है, उनकी संस्तुति के आधार पर। आगे क्या है, एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है। इसे पिछली तिथि से ही प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे कोई विधेयक बनता है आज
और उसको पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है। उसी प्रकार जो अध्यादेश है उसको भी आज अगर कोई आज अध्यादेश पारित होता है, मान लीजिए आज 2024 चल रहा है, ठीक है, और अगर कोई अध्यादेश आज लागू किया जाता है तो उसको कब से लागू, आज मतलब आज कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो उसको बैक डेट से भी लागू किया जा सकता है। मान लीजिए उसमें ये भी लिख दिया जाएगा कि 2023 से जितने प्रावधान दिए गए हैं इस अध्यादेश में वो 2023 की स्थिति से लागू होंगे, तो 2023 की जो पूर्ववर्ती जो तिथि है वहाँ से भी इसको लागू किया जा सकता है। जैसे संसद की जो विधि होती है उसको भी बैक डेट से लागू किया जा सकता है, तो यही लिखा है इसमें। और संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित भी कर सकता है, या किसी कर विधि को परिवर्तित संशोधित कर सकता है। हालांकि संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं होता, ये लाइन जरूर ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं होता है, ठीक, क्लियर रखिएगा दिमाग में। संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी अध्यादेश और भी विधियों पर लागू हो सकता है, चाहे कर विधि हो को परिवर्तित कर सकता है, संशोधित कर सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के मामले में अध्यादेश जारी नहीं होता है, दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है। इसको आगे क्या है, भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनोखी है। अधिकांशतः जितने भी लोकतांत्रिक राज्य हैं जैसे अमेरिका व ब्रिटेन हो गए, इसका प्रयोग नहीं की जाता है। तो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा क्या, कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पे राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, एकदम क्लियर रखिएगा इसको दिमाग में। अध्यादेश जारी करने की शक्ति के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में क्या कहा था कि अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति की उस परिस्थिति से निपटने में योग्य बनाती है जो आकस्मिक व अचानक उत्पन्न होती हो और संसद उस समय कार्यरत नहीं है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के शब्दों में अगर कहें तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को इसलिए दी गई है कि अचानक कोई कार्रवाई की आवश्यकता हो तत्काल उस समय संसद का सत्र ना चल रहा हो, इसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को ये क्या बनाता है, योग्य बनाता है कि वो अध्यादेश जारी करके उस समय जो परिस्थिति उत्पन्न हुई हो उस संबंध में कानून बना सकती है, ठीक है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के ना होने की स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे लोकसभा में नियम के अनुसार जब कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय अध्यादेश जारी करने के कारण और परिस्थितियों की भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाते हैं। जब उसको सदन के समक्ष रखा जाता है, जब सदन स्टार्ट हो जाता है हमारा लोकसभा राज्यसभा, तो जब उसको पारित करने के लिए सदन के समक्ष रखा जाता है तो उस समय पूछा जाता है कि इनको किन परिस्थितियों में लागू किया गया, ये सारी चीज़ें उसमें बतानी पड़ती हैं। उसके बाद ही इसको सदन के समक्ष रखा जाता है। आगे क्या है, अब तक राष्ट्रपति के अध्यादेश के पुनः जारी करने के संबंध में कोई भी मामला उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। बाकी क्या है कि परंतु डीसी वाधवा मामले में 1987 में जो हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था, उच्चतम न्यायालय का निर्णय यहाँ पर काफ़ी संगत है कि इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया था कि 1967 से 81 के बीच बिहार में राज्यपाल द्वारा 256 अध्यादेश जारी किए गए थे और इन्हें समय समय पर पुनः जारी कर 1 से 14 वर्ष तक का प्रभावी बनाए रखा था। न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश की भाषा में परिवर्तन किए बिना विधानसभा द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रयास न करके अध्यादेशों को पुनः प्रकाशन करना संविधान का उल्लंघन है। तो मतलब न्यायालय ने कौन से केस में कहा ऐसा, तो डीसी वाधवा मामले में न्यायालय ने कहा कि जो बिहार में एक ऐसा केस हुआ था, वहाँ के राज्यपाल ने करीबन बहुत सारी बार अध्यादेश को जारी करके करीबन 14 वर्षों तक अपने कानून को लागू बनाए रखा था, तो और उसमें भाषा जो है बार बार उसको परिवर्तित भी नहीं किया था, एक ही प्रकार का अध्यादेश बार बार जारी करते रहे थे। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीसी वाधवा मामले में कि इस प्रकार का अध्यादेश जारी करना क्या है, भारत के मतलब असंवैधानिक है, संविधान का उल्लंघन करता है ये। तो यही लिखा है इसमें। और आगे बताया गया है क्या, इस प्रकार पुनः प्रकाशित अध्यादेश रद्द होने चाहिए। और यहाँ कहा गया कि अध्यादेश द्वारा विधि बनाने की वैकल्पिक शक्ति को राज्य विधायिका की विधायी शक्ति के विकल्प नहीं बनाना चाहिए। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने और क्या कहा कि जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, चाहे राष्ट्रपति की हो चाहे राज्यपाल की हो, उसको क्या राज्य विधायिका द्वारा विधायी शक्ति का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो विधायिका के समक्ष विधायिका खुद कानून पारित करके कानून बना सकती है, लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल से बार बार अध्यादेश जारी करवाने की शक्ति को इस आधार पर नहीं लेना चाहिए कि वो जो विधायिका की शक्ति है उसका स्थान ले ले। तो यही इसमें बता रखा है, इसको दिमाग में क्लियर रखिएगा। तो हमारी अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमने देख ली राष्ट्रपति की, 4 प्रकार की उसकी सीमाएं भी देख ली और सारी चीज़ें देख ली हैं, केस भी देख लिया, कूपर से केस देख लिया 1970 का, डीसी वाधवा केस देख लिया, कौन सा हमारा। तो ये इन केसों को मेंशन कर लीजिएगा, राष्ट्रपति का जहाँ अध्यादेश आपने लिख रखा हो वहाँ पे लिख के इसकी जो कीवर्ड है इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। डीसी नेक्स्ट देखते हैं क्या, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति।
संविधान का अनुच्छेद 72 पता होगा, हमने स्टार्टिंग में बताया, 72 में राष्ट्रपति के 72 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को, अध्यादेश कह रहा हूँ, क्षमादान करने की शक्ति का प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई जो निम्नलिखित मामलों में अपराध के लिए दोषी करार दिए गए। कौन कौन से मामलों में अगर दोषी करार किए गए व्यक्ति तो उनके मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। 3 मामले दिए हैं, जैसे देख लेते हैं। अगर संघीय विधि के विरुद्ध कोई आदेश दिया गया है उस संबंध में, सैन्य न्यायालय द्वारा अगर दंड दिया जाता है और दंड का अगर स्वरूप मृत्युदंड हो तो भी इस मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो कौन कौन से मामले में, अगर कोई संघीय मामले में किसी व्यक्ति को दंड करार दिया जाता है तो उस मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। दूसरी, सैन्य मामले में अगर सैन्य न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दंड दिया गया तो उस मामले में भी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और तीसरा, अगर दंड का स्वरूप जो किसी व्यक्ति को दिया गया हो मृत्युदंड हो तो उस संबंध में भी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है, ये भी हमने देख लिया, और ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। ध्यान रखिएगा, यहाँ राष्ट्रपति की जो शक्ति है क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता है। तो किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता। और राष्ट्रपति की इस शक्ति के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के संबंध में, और यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उस पर बचाव प्रदान करने के लिए भी इसको प्रदान किया जाता है। तो क्या राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है उसके दो स्वरूप हैं। कौन कौन से स्वरूप हैं? पहला स्वरूप इसमें दे रखा है कि अगर विधि के प्रयोग में कोई गलती होती है तो उस संबंध में राष्ट्रपति इसको सुधार सकता है। और साथ ही अगर राष्ट्रपति समझता है किसी व्यक्ति को दंड बहुत ही कठोर दे दिया गया है तो उस संबंध में भी राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो आगे देख लेते हैं जो क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति की वो कितने प्रकार की हैं, मतलब किन चीज़ों से यूज़ करता है राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति थी। तो पहला क्या है? क्षमा में क्या होता है? इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है और दोषी को सभी दंड और दंडादेशों और निरताओं से पूर्णतः मुक्त किया गया। क्षमा से आप समझ में आ रहा होगा, क्षमा शब्द वर्ड सुन के, कि चाहे उसको फांसी की सज़ा मिली हो चाहे जितना कठोर कारावास मिला हो, अगर क्षमा करता है राष्ट्रपति तो उस संबंध में क्या होगा? व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, उस पर सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं। तो ये क्षमा शक्ति हो गई। दूसरी क्या है? लघुकरण। तो लघुकरण से तात्पर्य क्या है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। मतलब क्या? मान लीजिए उसको 7 साल का कठोर कारावास मिला है तो उसको कम किया जाएगा, 3 वर्ष का कारावास कर दिया जाएगा। साथ ही दंड का स्वरूप जो है उसको क्या कर दिया जाएगा? दंड का स्वरूप तो बदल गया, सामान्य कारावास हो जाएगा 3 साल का, और सजा की अवधि भी कम हो जाएगी। तो मतलब इसमें क्या रखा है? दंड का स्वरूप भी बदला जाता है और उसको कम भी की जाती है सजा को। तो यही लिखा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए लघुकरण, मृत्युदंड का लघुकरण करके कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिससे साधारण कारावास में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो यही लिखा है इसमें। आगे क्या है? परिहार। तो क्षमा, सारे चार्जेस हटा लिए जाएंगे, मतलब बरी हो जाएगा व्यक्ति, सारे तुरंत उसको रिहा कर दिया जाएगा। लघुकरण में क्या? उसका स्वरूप बदल दिया जाएगा, उसकी अवधि भी कम कर सकते हैं। तो इस संबंध में जैसे उदाहरण दिया है कि 7 साल का कठोर कारावास है तो उसको 3 साल का कर दिया जाएगा और सामान्य कारावास बना दिया जाएगा उसको। परिहार में क्या है? परिहार से तात्पर्य यही है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम किया जाता है, कि कम करना। तो परिहार, ध्यान रखिएगा, परिहार का मतलब क्या है? दंड का स्वरूप नहीं बदला जाएगा। जैसे लघुकरण में हम दंड का स्वरूप भी बदल लेते हैं और उसकी अवधि को कम कर लेते हैं, लेकिन जो परिहार है उसमें दंड का स्वरूप नहीं बदलेगा, लेकिन उसका क्या? अवधि कम कर दी जाएगी। मान लीजिए 7 साल का कारावास है, कठोर कारावास, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? 3 साल का कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें ध्यान रखिएगा। परिहार में दंड के स्वरूप को नहीं बदला जाता है, लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदला जाता है और अवधि भी कम कर सकते हैं। ठीक है, और क्षमा में सारी चीज़ों से क्षमा मिल जाती है उसको, व्यक्ति को। विराम क्या है? विराम इसका अर्थ है कि किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता है किसी व्यक्ति के और महिलाओं की गर्भावस्था की स्थिति में अवधि के कारण। तो इसमें क्या किया है विराम में कि सजा को कितनी विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है। तो विशेष परिस्थितियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कोई व्यक्ति दिव्यांग है, साथ ही किसी व्यक्ति महिला को गर्भवती है, उस पर कोई केस चल रहा है, उसको सज़ा मिल गई, तो इन परिस्थितियों में क्या विराम यूज़ कर सकता है राष्ट्रपति, और इसमें सज़ा की अवधि को भी कम किया जा सकता है। तो यही लिखा है विराम में। आगे देखते हैं प्राविलंबन में क्या है। तो हमने 4 देख लिया, लघुकरण हो गया, क्षमा हो गई और अविलंबन हो गया, लघुकरण हो गया हमारा, क्षमा हो गया, परिहार हो गया, विराम हो गया। अब देखते हैं प्राविलंबन। तो इसमें देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। प्राविलंबन का अर्थ है कि किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना
अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास समय कम है, ठीक है, उसको फांसी होने वाली है या उसका सज़ा निर्धारित हो गई है और किसी विशेष परिस्थिति में उसको क्या करना है, रोकना है उसकी सज़ा को, तो प्राविलंबन का यूज़ होता है यहाँ पे, ताकि जो अन्य प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ उसका वो राष्ट्रपति के समक्ष जाके उसके लिए न्याय मांग सके। तो यही इसमें दिया है। प्राविलंबन का अर्थ क्या है, जैसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई है किसी व्यक्ति को, उस पर अस्थायी रोक लगाई जाती है, मतलब कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाएगी उस पर, ताकि जो व्यक्ति है वो क्या करे, याचना कर सके राष्ट्रपति के समक्ष कि उसके दंड का स्वरूप बदल दिया जाए या उसकी जो अवधि है वो कम कर दी जाए। तो यही इसमें लिखा हुआ है प्राविलंबन में। तो 5 प्रकार की हमने देख ली राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। आगे देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 161 जो है हमारा, वो राज्यपाल को भी क्षमादान शक्ति देता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का 72 और गवर्नर का 161, ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल भी क्षमादान शक्ति रखता है और अतः राज्यपाल किसी दंड को क्षमा कर सकता है, अस्थायी रूप से रोक सकता है और सजा को या सजा की अवधि को भी कम कर सकता है। राज्य विधि के विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है और दंड की अवधि कम कर सकता है। परंतु ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है राज्यपाल से 2 मामलों में भिन्न है। कौन कौन से? पहला, राष्ट्रपति हमने पढ़ा है शुरुआत में कि राष्ट्रपति अगर सैन्य न्यायालय द्वारा भी कोई सजा दी जाती है तो उसमें भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और वहीं अगर दंड का स्वरूप मृत्युदंड है तो उसमें भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है और उसको क्षमा कर सकता है व्यक्ति को। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन से 2 मामलों में भिन्न है। सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई क्षमा को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लेकिन क्या राज्यपाल क्षमादान शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता यहाँ पे। और साथ ही अगर राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है। राज्य विधि द्वारा मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगर कोई राज्य विधि हो या संघीय विधि हो, उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है मृत्युदंड की, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या होगा, उसको क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल कुछ कर सकता है तो क्या, मृत्युदंड को निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप में परिवर्तित कर सकता है, दंड अवधि को कम कर सकता है। तो दूसरे शब्दों में क्या समझे कि राज्यपाल जो है हमारा, ठीक, वो मृत्युदंड को क्षमा तो नहीं कर सकता लेकिन उसके स्वरूप को बदल सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है, उसको पूरे चार्जेस उस पर हटा सकता है। लेकिन अगर राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता और राज्यपाल उसमें कुछ चीज़ें कर सकता है तो वो क्या है कि राज्यपाल दंड का स्वरूप बदल देगा। मतलब दंड का स्वरूप अगर मृत्युदंड मिला है तो उसको आजीवन कारावास से परिवर्तित कर सकता है, दंड की अवधि कम कर सकता है। अवधि मतलब मान लीजिए मृत्युदंड को क्या करे 10 साल की सज़ा में परिवर्तित कर दे और कुछ अस्थायी रोक लगा सकता है, लेकिन दंड क्षमा नहीं कर सकता मृत्युदंड को। तो यही लिखा है इसमें, मृत्युदंड के निलंबन, दंडावधि कम करने और दंड का स्वरूप बदलने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां समान है, बशर्ते दंड का स्वरूप क्या हो, मृत्युदंड ना हो और सैन्य न्यायालय द्वारा कोई उसको सजा ना दी गई हो किसी व्यक्ति को। और बाकी अगर छोड़ दें तो उस बाकी मामलों में राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं वो सेम है, ठीक। आगे दिया क्या दिया है, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में विभिन्न मामलों पर अध्ययन कर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए थे। तो कौन कौन से देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने क्या किया, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का विभिन्न मामलों में अध्ययन कर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए थे। पहला, दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष क्षमा याचना पेश करता है तो राष्ट्रपति उसकी मौखिक सुनवाई के लिए वहाँ नहीं बैठेगा, जैसे कोर्ट में हियरिंग चलती है वैसा नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रपति उसकी सुनवाई के लिए नहीं बैठ सकता। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति प्रभावी साक्ष्य का पुनः अध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा। तो मतलब ये क्षमादान शक्ति भी इसकी क्या स्वाविवेकी शक्ति नहीं है, इसका प्रयोग तभी कैसे करता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा कर देता है तो उसको किसी को बताने के लिए मतलब बाध्य नहीं है कि उसने क्यों किया और कैसे किया, किस लिए किया, ये सब चीज़ें बताने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकता है बल्कि प्रमाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। छठा है, राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब न्यायालय से पृथक है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति जैसे भी चाहे किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उस पर कोई सवाल भी नहीं उठाए जाएंगे। साथ ही वो प्रयोग किस पे करता है, किस प्रकार से करता है तो मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है, ठीक। और साथ ही क्या पुनः अध्ययन कर सकता है राष्ट्रपति और विचार के लिए भिन्न कर सकता है। और साथ ही एक और चीज़ इसमें दी है कि क्या अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की क्षमा याचना जाती है राष्ट्रपति के पास तो वो उसको मौखिक सुनवाई के लिए वहाँ पे बुला नहीं सकता है।
आगे क्या है, राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग उच्चतम न्यायालय के कोई विधि के निर्देश दिशा निर्देश पर क्या कर सकता है, निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है राष्ट्रपति को। 7वां दे रखा है, राष्ट्रपति की इस शक्ति का कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ये लाइन जरूर ध्यान रखिएगा, जो क्षमादान शक्ति है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती राष्ट्रपति की। बशर्ते क्या हो, राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी हो, विवेक रहित हो, दुर्भावनाओं भेदभाव से पूर्ण हो। तो मतलब इन आधारों पर राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति पर क्या हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और अन्य मामलों में राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है उसका न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। आगे क्या दिया है, जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की सकती। मतलब एक बार ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति से क्षमादान के लिए याचिका पेश कर सकता है। अगर राष्ट्रपति ने उस याचिका को रद्द कर दिया तो कोई व्यक्ति दूसरी बार याचिका को नहीं भेज सकता है राष्ट्रपति के पास। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, किसके लिए, राष्ट्रपति की क्षमा याचना के संदर्भ में। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। संविधान में सरकार का स्वरूप क्या है, संसदीय है। जो हमारी भारतीय सरकार है उसका स्वरूप कैसा है, तो संसदीय। हमारे वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, सबको पता होगा ये। फलस्वरूप राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियाँ किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग क्या करता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सहायता व सलाह से करता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को निम्न प्रकार से बताया है। देख लेते हैं राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है हमारे संविधान में, और BR अम्बेडकर जी के शब्दों में उसको स्पष्ट रूप से बताया गया। तो उसको देखते हैं क्या उन्होंने बताया है कि भारतीय संविधान ने भारतीय संघ के कार्यकलापों का एक प्रमुख होगा, जिसे संघ का राष्ट्रपति कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा क्या, भारतीय संघ का एक कार्यपालक होगा जो राष्ट्रपति कहलाता है, वही इसमें लिखा है। और सारे काम किसके, राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, वही इसमें बताया जा रहा है। कार्यपालक उपाधि अमेरिका के राष्ट्रपति की याद दिलाती है। नाम में समानता के अतिरिक्त अमेरिका में प्रचलित सरकार और भारतीय संविधान के तहत अपनाई गई सरकार में अन्य कोई समानता नहीं है। मतलब सिर्फ नाम ही सेम है, राष्ट्रपति यहाँ भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति, और नाम में समानता होने के अलावा कोई भी इनमें समानता नहीं है। वहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है प्रशासन की, और यहाँ पे कौन सी, संसदीय प्रणाली है। सरकार की अमेरिकी व्यवस्था को राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है, और भारतीय व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यकारी व प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। वहीं भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत उसके राजा या रानी की है। यह राष्ट्र का प्रमुख होता है, कार्यकारी नहीं। महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है पर शासन नहीं करता है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। प्रतिनिधित्व करेगा, उसके नाम पे सारे कार्य किए जाएंगे, लेकिन वो कार्य नहीं करेगा। सारे के सारे कार्य जो वास्तविक कार्यपालक होगा कौन, हमारा प्रधानमंत्री, उसके नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वो करती है। और वह राष्ट्र का प्रतीक भी होता है। वह प्रशासन में औपचारिक रूप से सम्मिलित है अथवा एक मुहर के रूप में है, जिसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय लिए जाते हैं। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर भी निर्भर रहता है। वह उसकी सलाह के विरुद्ध अथवा उसकी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता। भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी सचिव को किसी भी समय हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है जब तक कि उसके मंत्रियों का संसद में बहुमत है। तो बहुमत की स्थिति में राष्ट्रपति ऐसा कोई नहीं कार्य कर सकता कि किसी मंत्री को हटा दे, किसी सचिव को हटा दे। अगर बशर्ते क्या होगा, भारत की परिस्थिति में राष्ट्रपति की शक्ति कब बढ़ती है, जब संसद में जो सरकार चल रही है उसका बहुमत खो जाता है, तब राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ जाती है। तो यही लिया है, उस समय राष्ट्रपति किसी मंत्री को बर्खास्त सरकार सब कुछ कर सकता है। और अमेरिका में चाहे सरकार किसी की भी हो, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है वहाँ की, तो वहाँ पे उस किसी मंत्री को या किसी सचिव को भी वो हटा सकता है किसी भी समय राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53, 74 और 75 के प्रावधानों का संदर्भ लिया जाता है। तो इसकी संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए कौन कौन से आर्टिकल 53, 74 और 75 के प्रावधानों का संदर्भ लिया जाता है। क्या दिया है संदर्भ में, संघ की कार्यपालक का शक्ति जो होगी राष्ट्रपति में निहित होगी, और उसका प्रयोग कैसे करेगा, तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 53, राष्ट्रपति स्वयं अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये कहाँ लिखा है, तो अनुच्छेद 53 में लिखा है। राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होगी और वह उसी के अनुसार कार्य करेगा और उसकी सलाह पर ही निर्भर करेगा कार्यों का। 74 ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 53, 74 और 75 क्या है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह उपबंध संसदीय व्यवस्था की नींव है। तो ये 75 जो है क्या, मंत्रिपरिषद जो है हमारे भारतीय सामूहिक रूप से किसके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन बनता है कभी कभी, लोकसभा की जगह वहाँ संसद भी दिया रहता है, राज्यसभा भी दिया रहता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होगी हमारी मंत्रिपरिषद, सामान्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 75 में इसका जिक्र है। और ये ऊपर अनुच्छेद दिए गए हैं कुछ, इनको मैं अपलोड करूँगा PDF, या खुद भी पढ़ सकते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। आगे क्या दिया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में ड्यूरिंग इमरजेंसी पे।
तो राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी कर दी गई थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती राष्ट्रपति को तो वो बाध्यकारी बना दिया गया था। कौन से? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन आता है तो उसमें ये बाध्यकारिता जो होती है, राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है मंत्रिपरिषद, तो उसको क्या किया गया था, उसके जो बाध्यकारिता है उसको समाप्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति को एक शक्ति दे दी गई थी। कौन सी? कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो वो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है एक बार। ठीक है, एक बार उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की थोड़ी शक्ति बढ़ जाती है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये लिखा है, आगे देख लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया था क्या? राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सामान्यता अथवा अन्यथा रूप से मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह वो मानने के लिए बाध्य होता है। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के सामने के मानने के लिए वह बाध्य हो जाता है। अक्टूबर 1997 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति के.आर. नारायण को उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी और राष्ट्रपति ने इस मामले में क्या पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया था। तो के.आर. नारायण का केस हुआ था, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी, राष्ट्रपति के पास ऐसा भेजा गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने इसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी की कल्याण सिंह की नेतृत्व वाली सरकार बनती है और पुनः 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया था। कुछ महीने पश्चात कैबिनेट ने पुनः वही सलाह दी, केवल तभी फरवरी 1999 बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थिति विवेक स्वतंत्रताएं हैं। निम्नलिखित परिस्थिति में वह विवेक की स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। तो स्वाविवेकी शक्ति क्या है? 3 परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्या है, कुछ स्वाविवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये ले रखा है क्या? लोकसभा में किसी दल के पास अगर स्पष्ट बहुमत नहीं होता है अथवा जब प्रधानमंत्री का अचानक मृत्यु हो जाए तो उस पर कोई उस पर उत्तराधिकारी ना हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। मतलब स्वाविवेकी शक्ति है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी जो मंत्रिपरिषद है हमारी उसका लोकसभा में बहुमत नहीं रह जाता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास स्वाविवेकी शक्ति है। और या फिर अगर कोई प्रधानमंत्री है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और उससे जो लोकसभा है उसमें क्या बहुमत स्पष्ट करने के लिए भी कह सकता है। तो यही है दिया है। और दूसरी शक्ति क्या है? वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके, और अगर विश्वास मत ना प्राप्त कर सके सदन में मंत्रिपरिषद तो उसको विघटित भी कर सकता है। लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल अपना बहुमत खो दे। तो इन मामलों में राष्ट्रपति के पास स्वाविवेकी शक्ति है। अगर मंत्रिमंडल बहुमत खो देता है तो इन मामलों में राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ जाती है। राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है बशर्ते अगर उसका क्या उत्तराधिकारी ना हो। साथ ही अगर बहुमत खो देते हैं तो विघटित भी कर सकता है किसको? लोकसभा को। और साथ ही मंत्रिमंडल को भी विघटित कर सकता है यदि उसका सदन में विश्वास प्राप्त नहीं है। ठीक है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको विघटित कर सकता है। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। संदर्भ सूची इसमें बच्ची, इसको खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ी बहुत चीज़ें दी रही थी इंपॉर्टेंट, और ये अनुच्छेद जितने दे रखे हैं 52, 53, 54, 55, 56 और यहाँ 143 तक जितने अनुच्छेद हैं तो इनको एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। 2-3 बार देखते रहिएगा इनको, या तो फिर कहीं लिख लीजिएगा 1-2 बार, तो अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। इसको रटने ना बैठ जाइएगा लेके कि एक से लेकर पूरे सारे 395 आर्टिकल हम रटने बैठ जाएँ, तो वो उतना ज़रूरी भी नहीं है और दिमाग में बर्डन भी हो जाता है। अगर ध्यान से पढ़ते रहेंगे कोई भी चैप्टर तो उसके जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो अपने आप ही डिफाइन होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे 53 दिया है, 74 दिया है, 75 दिया है, तो ये सब अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है तो इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा हमारा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।